ये पीजीएमसी फर्स्ट सेम में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, उनका जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर कम्युनिकेशन, इसके लिए हम जो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है कंप्यूटर जनरेशंस। तो कंप्यूटर जनरेशंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो वर्ड है जनरेशन, इसको हमें समझना ज़रूरी है कि एक जनरेशन होती क्या है। जनरली आज हम जब अपने दोस्तों के बीच बात करते हैं तो जनरली अपने फादर से या अपने फोर फादर से कंपैरिजन करते हुए कहते हैं कि देयर इज जनरेशन गैप। तो ये जो जनरेशन गैप है ये जनरली डिपेंड्स करता है कि हमारे व्यवहार के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर, और हम टेक्नोलॉजिकली चीज़ों को किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके दादाजी आपसे कहते हैं कि आप अपने मोबाइल में मेरा वीडियो कैप्चर कर दीजिए, मुझे नहीं आता, तो आप ये कहते हैं कि क्या दादाजी आपको ये भी नहीं आता। तो दैट्स बिकॉज ऑफ देयर इज जनरेशन गैप। उन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को उस समय नहीं सीखा और आज वो इस चीज़ को सीखने के लायक नहीं है। एल्दो चीज़ें सीखे तो हर स्टेज पर जा सकती हैं, लेकिन इसको जनरेशन गैप हम कहते हैं। तो ऐसा ही जनरेशन गैप हमें कंप्यूटर्स के बीच में मिलता है। तो कंप्यूटर जनरेशन्स की जब हम बात करते हैं तो ये जो जनरेशन है ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर निर्भर करता है, जिसकी वजह से जो कंप्यूटर्स हैं जिस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, वो जो विकास हुआ कंप्यूटर में अलग अलग टाइम पीरियड्स पे, वो कंप्यूटर जनरेशन्स को बताता है। तो ये जो विकास है कंप्यूटर्स के अंदर, ये इनकी स्पीड को लेकर के, उनके एक्यूरेसी को लेकर के, उनके साइज को लेकर के, पावर कंजप्शन को लेकर के, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी को लेकर के, उनके प्राइस को लेकर के है। तो ये जो जनरेशन्स हैं इसको जनरली हम डिवाइड करते हैं 5 तरीके से। और ये जो जनरेशन्स हैं 5 जनरेशन्स, ये पहली फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो जो पहली जनरेशन है वो 1940 से 1950 के आसपास स्टार्ट हुई, और ये जो जनरेशन है ये वैक्यूम ट्यूब के ऊपर आधारित थी। और जो सेकंड जनरेशन है जो 1950 से 1960 के दौरान रही, ये ट्रांजिस्टर्स के ऊपर आधारित रही। जबकि जो तीसरी जनरेशन है वो 1960 से 1970 के दौरान रही, और ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ऊपर आधारित रही। फोर्थ जनरेशन जो 1970 से और अभी तक मानी जाती है, ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जनरेशन है। और जबकि फिफ्थ जनरेशन जो आज के दौर में जिसमें हम एआई की बातें करते हैं कि एआई आ गया है, एआई हमारी जॉब्स खा जाएगा, तो ये जो टाइम है ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टाइम है ये फिफ्थ जनरेशन का टाइम है, जो हमारे प्रेजेंट से और फ्यूचर, क्योंकि हम फुली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये फ्यूचर तक अभी जाएगा। और कहाँ तक जाएगा? जब तक कंप्यूटर्स अपने डिसीजन अपने लेवल पर लेना स्टार्ट नहीं कर दें, अपने तरीके से चीज़ों को सोचना शुरू नहीं कर देते, तो ये तब तक फ्यूचर में आपका 5वीं जनरेशन जाएगी। तो आज हम बात करते हैं पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स की। तो जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, तो पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर आधारित थे। अब ये वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती है? वैक्यूम ट्यूब्स, अगर आपने अपने घरों के अंदर पुराने टाइम के टेलीविजन्स देखें तो उनके पीछे एक बल्ब जैसी डिवाइस लगी होती थी। यही असलियत में वैक्यूम ट्यूब्स होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रोल का फ्लो रेगुलेट किया जाता था। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए वैक्यूम, खाली स्पेस के अंदर जो कंट्रोल्स के फ्लो को नियंत्रित करता है वो हमारी वैक्यूम ट्यूब कहलाती थी। तो ये जो स्विच है, एम्पलीफायर्स हैं, डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं, ओल्डर मॉडल रेडियोज, टेलीविजन, कंप्यूटर्स, इन सब के अंदर ये हमारी वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती आई है। तो अगर हम कुछ आधारभूत कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की, तो इसका जो मेन कंपोनेंट था वो वैक्यूम ट्यूब था। एक फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर लगभग 100 या उससे ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था, और ये वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज़्यादा लाइट्स का कंजप्शन करती थी, हीट जनरेट करती थी, और टाइम टू टाइम ब्रस्ट हो जाती थी, इसलिए ये काफ़ी कॉस्टली होते थे। और जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हम करें तो मशीन आधारित लैंग्वेज जो केवल मशीन उसको समझ सकती है, विच इज़ नॉट ईजी टू प्रोग्राम, ऐसी लैंग्वेज ये जनरेशन इस्तेमाल करती थी। मेन मेमोरी की जहाँ तक बात है कि स्टोरेज जो
हम करते थे मैग्नेटिक टेप्स या मैग्नेटिक ड्रम्स के अंदर हम स्टोरेज इसका करते थे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, अब जैसे आज की जनरेशन में आप लोग देखते इनपुट के लिए हम हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, तो उस समय हमारे पास कीबोर्ड और माउस नहीं होते थे, हम पेपर टेप और पंच कार्ड्स का इस्तेमाल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए करते थे। जहां तक स्पीड और साइज की बात है, तो जैसा मैंने बताया कि एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर 100 से भी ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स के इस्तेमाल होते थे, तो एक एंटायर रूम के बराबर इसका साइज होता था और स्पीड काफ़ी स्लो थी। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो IBM कंपनी जो थी उसने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसने जो पहला फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बनाया, दैट वाज IBM 650, IBM 701, इस तरीके से कुछ यूनिवैक 1 इस तरह के कंप्यूटर्स मार्केट में अवेलेबल थे। और जब हम दूसरी जनरेशन की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा विकास क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि यहाँ पर जो वैक्यूम ट्यूब्स थी, वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया गया 3 पिन के ट्रांजिस्टर्स के द्वारा। तो एक ट्रांजिस्टर्स क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर और एज ए स्विच। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रेडियोज, टेलीविजन, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। मीन्स ये जो ट्रांजिस्टर डिवाइस है, आप रेडियो के अंदर, टेलीविजन के अंदर और वर्तमान में जो आपके स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनके अंदर नहीं है, लेकिन हमारे जो पुराने टाइम के जो BPL या सैमसंग वगैरह के जो टीवीज आते थे घरों के अंदर, उनके अंदर इनका इस्तेमाल, रेडियोज़ के अंदर भी इस्तेमाल होता था और ये सेम डिवाइस कंप्यूटर्स में लगाई गई। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इनका साइज के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया कि इस सेकंड जनरेशन में जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा हो गया। और उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं सेकंड जनरेशन की, वो इस तरीके से हैं कि जैसे मैंने बताया कि वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया गया, तो मेन कंपोनेंट इस जनरेशन का ट्रांजिस्टर हुआ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जहां तक बात है तो लैंग्वेज अभी भी उतनी ही डिफिकल्ट थी, क्योंकि यहाँ पर अभी भी मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल प्रोग्राम्स को बनाने के लिए किया जा रहा था। और जहां तक स्टोरेज की बात है तो मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर या मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया जा रहा था। हमारे पास हार्ड डिस्क जैसी चीजें अभी भी नहीं थी। इनपुट आउटपुट डिवाइस अभी भी इस जनरेशन में भी मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड्स ही इस्तेमाल किए जा रहे थे। जहां तक पावर और साइज की बात है तो ये जो कंप्यूटर्स थे स्मॉलर इन साइज थे रिलेटेड टू प्रीवियस जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले ये थोड़े से छोटे थे साइज में। लो पावर कंजप्शन था, क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब्स थी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रही थी, जबकि हमारे जो ये ट्रांजिस्टर्स हैं लो इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, और इसलिए हीट का जो प्रोड्यूस हो रही थी वो पहली जनरेशन के मुकाबले कम पैदा हो रही थी। इसके एग्जाम्पल PDP-8 है, IBM 1400 सीरीज है, IBM 7090, इस तरीके के कंप्यूटर्स सेकेंड जनरेशन के अंदर इस्तेमाल हुए। और जबकि हम जब थर्ड जनरेशन पे आते हैं तो एक और डेवलपमेंट हुआ किसके रूप में, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट एक मेन कंपोनेंट थर्ड जनरेशन का बनकर के आता है। ये एक ऐसा चिप था जिसके ऊपर बहुत सारे सर्किट्स एलिमेंट्स बने होते थे, और ये जो एलिमेंट्स थे ये कौन कौन से थे, ट्रांजिस्टर्स थे, डायोड्स थे, रजिस्टर्स थे। इनको एक छोटी सी चिप के ऊपर इंस्टॉल किया गया और इसको नाम दिया गया IC। तो ये IC जो है एक मेन कंपोनेंट के रूप में थर्ड जनरेशन में आई। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थर्ड जनरेशन के अंदर, जिसकी वजह से हमारे जो कंप्यूटर्स हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के जैसे दिखने वाले, रिलेटिवली का उतने छोटे नहीं थे जितना छोटा आज हम देखते हैं, लेकिन थोड़े से बड़े थे, लेकिन काफ़ी कुछ कॉम्पैक्ट हो गए थे साइज के अंदर, तो प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले। तो मेन कंपोनेंट यहाँ पर जो बन के आता है थर्ड जनरेशन में, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब बात करने लगते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेजेस मीन्स ऐसी लैंग्वेजेस जिनको किसी भी
प्रोग्रामर के द्वारा आसानी से प्रोग्राम किया जा सकता है। इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थर्ड जनरेशन के अंदर आने लगी। और जो मेमोरी की बात है तो लार्ज मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप या डिस्क यहाँ पर इस्तेमाल की जाने लगी। स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी बड़ी हो गई हमारे पास प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, इस तरह की चीज़ें थर्ड जनरेशन में हमारे पास आने लगी। इससे हमारे जो काम करने की जो तरीका है उसमें एफिशिएंसी आने लगी। हम इजीली अपना इनपुट आउटपुट का ऑपरेशंस को परफॉर्म करने लगे। इसमें जो एग्जांपल्स की जब हम बात करते हैं तो IBM 360, IBM 370, PDP 11 इस तरह के जो कंप्यूटर्स हैं ये थर्ड जनरेशन के अंदर आते हैं। और जो फोर्थ जनरेशन इसने एक बहुत बड़ा चमत्कार कंप्यूटर के जनरेशन में हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर आया। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर बहुत बड़े स्केल पर, मींस लार्ज स्केल पर, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन ए सिंगल चिप, दैट इज नोन एज द माइक्रोचिप। तो इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर्स के अंदर होने लगा। एक ऐसी डिवाइस जिसने कंप्यूटर की स्पीड को, कंप्यूटर के साइज को, कंप्यूटर की दुनिया को बदल के रख दिया। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, दिस इज पार्ट ऑफ योर CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सबसे अहम पार्ट है आपका CPU। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो मेन कंपोनेंट जैसे मैंने आपको बताया तो माइक्रो प्रोसेसर इसमें आ गया। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ माइक्रो प्रोसेसर्स जिसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक सिंगल माइक्रोचिप के ऊपर इंस्टॉल किए गए। ये एक रिवोल्यूशनरी रहा इस जनरेशन का। और मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर मेमोरीज इस दौर में आ गई। रैम एंड रोम की जो आज आपने सुनी होंगी ये हमारी फोर्थ जनरेशन के अंदर हम लोगों के पास अवेलेबल होगी। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की हम जब बात करते हैं तो पॉइंटिंग डिवाइसेस, मींस पॉइंटिंग डिवाइस की बात करें जैसे कि आपका माउस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इस जनरेशन में हमारे पास आ गई। जो भी डिवाइसेस आज आप इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, गेमिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपने जो ड्राइंग्स के लिए इस्तेमाल करते हो, 3D के वर्क के लिए इस्तेमाल करते हो, वो सारी डिवाइसेस हमारे पास यहाँ पर आ गई। और इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो IBM PC Star 1000, Apple 12 इस तरह के कंप्यूटर्स हमारे पास आ गए फोर्थ जनरेशन के अंदर। और जब हम फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ द फिफ्थ जनरेशन। इसमें रोबोटिक्स की बात की जाती है, इसमें सिमुलेशन की बात की जाती है, इंटेलिजेंट मशीन्स की बात की जाती है। इसमें कि यहाँ पर जो कंप्यूटर्स हैं वो जस्ट लाइक ह्यूमंस बिहेव करने लगेंगे। और बिहेवियर की मीन्स वो उस तरीके से सोचने लगेंगे, उस तरीके से चीज़ों को सीखने लगेंगे, काम करने लगेंगे और उस तरीके से रिएक्शन भी देने लगेंगे। लेकिन अभी हम फिफ्थ जनरेशन के बिल्कुल इनिशियल फेज पर हैं और इसका ड्रॉबैक्स भी है बच्चों। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हमारे पास पहले बहुत सारे कॉल सेंटर्स होते थे। कॉल सेंटर्स में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रिक्रूट किए जाते थे। उस जनरेशन के में क्या होता था कि बहुत सारी जॉब्स होती थी कॉल सेंटर्स की, लेकिन जो कस्टमर्स की क्यूरीज थी उनका डाटा कंपनीज ने बनाया और क्यूरीज को एक सिस्टम के अंदर उन्होंने प्रोग्राम किया और पॉसिबल आंसर्स को डिकोड करके एक AI सिस्टम वहां पर बैठाने का काम कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो कॉल सेंटर जॉब्स थी वो एक बड़े पैमाने पर खत्म होगी। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है एयरटेल कंपनी का, जिसमें उन्होंने AI सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया, कॉल सेंटर्स अपने खत्म कर दिए। आपकी अगर कोई भी क्यूरी एयरटेल से रिलेटेड है तो आप सीधा जाके वहां अपनी क्यूरी को पोस्ट करिए और वो आपको 24 आवर का टाइम देंगे। और उसके बाद होगा क्या, उसके बाद 24 आवर के दौरान वो आपकी क्यूरी को पॉसिबल आंसर से मैच करके आपके एक प्रोग्राम को बैकएंड में रन कर देंगे और आपकी प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगी। तो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप